नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन का रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में नया खुलासा हुआ है। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने गोली भी चलाई थी जो एक एएसआई को भी लगी है। बताया जा रहा है कि ये गोली असलम नाम के शख्स ने चलाई थी, जिससे पिस्तौल भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर जहांगीरपुरी में पथराव और आगजनी की गई थी। इस हिंसा में 8 पुलिसकर्मी समेत करीब 9 लोग घायल हो गए थे। हिंसा के आरोप में असलम समेत अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दंगे के बाद जो एफआईआर हुई है उसके मुताबिक जब शोभा यात्रा जहांगीरपुरी से सी ब्लॉक में जामा मस्जिद के पास पहुंची तो अंसार नाम का एक आदमी अपने 4-5 साथियों के साथ पहुंचा और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लगा। इसके बाद ही विवाद बढ़ गया और पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। बताया ये जा रहा है कि जिन 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें अंसार भी शामिल है। तो यानी कि अंसार नाम के शख्स ने भीड़ को उकसाया। फिलहाल अंसार की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही 15 लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। इस मामले में अगर हम बात करें तो अन्य आरोपी जो है उनके खिलाफ भी तलाश फिलहाल जारी है। जहांगीरपुरी हिंसा में ये बड़ा खुलासा है। इस मामले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए और साथ ही कई लोग भी इस हिंसा में घायल हुए हैं। आपको बता दें वहां पर जमकर पत्थरबाजी हुई है, आगजनी की गई है, साथ ही गोलीबारी भी हुई और इसके साथ ही तलवारें भी दिखाई गई हैं। हनुमान जयंती के महोत्सव पर देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके की हिंसा हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए गए हैं, आगजनी की गई है और साथ ही वहां पे कई लोग जो हैं वो घायल भी हो गए हैं। और इस पूरे मामले में 15 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि दिल्ली में ये पहला मामला सामने नहीं आया दंगे फसाद का। इससे पहले भी मामले सामने आए हैं। और बात की जाए रामनवमी के बाद, तो रामनवमी के बाद हनुमान जयंती पर एक बार फिर से जो हमने तस्वीरें देखी वो काफी डराने वाली हैं। और आपको बता दें जहांगीरपुरी इलाके के पास सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, जिसके चलते लोगों में काफी ज्यादा हड़कंप भी मच गया है। तो आपको बता दें कि अब तक क्या हुआ है। शनिवार शाम 6 बजे शोभा यात्रा जहांगीरपुरी के जामा मस्जिद पहुंची। अंसार नाम का आदमी 4-5 साथियों के साथ जुलूस के नजदीक पहुंचा। अंसार ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस शुरू कर दी थी, जिसके बाद मौके पर झगड़ा बढ़ा और पत्थरबाजी शुरू हो गई। हिंसा काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। भीड़ की तरफ से फायरिंग भी की गई। भीड़ की तरफ से गोलियां भी चलाई गई हैं और एसआई मेदालाल को भी गोली लगी। पुलिस ने मामले में 15 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी कर ली है। तो ये जो तस्वीरें हैं वो काफी ज्यादा डराने वाली हैं, क्योंकि दिल्ली में अगर हम बात करें, अगर दिल्ली से, देश की राजधानी से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो बेहद डराने वाली हैं। रामनवमी में हमने देखा कई राज्यों से तस्वीरें सामने आई जहां पर जमकर पत्थरबाजी हुई, तमाम तरीके की तस्वीरें हमने देखी। वहीं जेएनयू का मामला अभी थमा नहीं था कि एक और मामला सामने आ गया। जहांगीरपुरी में इतना बड़ा मामला हो गया। और बात की जाए इसको लेकर के तमाम नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है, साफ साफ उन्होंने केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधा है। उनका ये कहना है कि हर बार वो केंद्र पर ही आरोप नहीं लगा सकते हैं और अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। दिल्ली सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। तमाम नेताओं ने केजरीवाल सरकार पर भी आरोप लगाया है। लेकिन इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो अंसार नाम का जो शख्स था उसने ही भीड़ को इकट्ठा करवाया, जिसके बाद से बहसबाजी हुई, पत्थरबाजी हुई, गोलीबारी हुई, साथ ही तलवारें भी वहां पर दिखाई गई थी। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए दिल्ली के पूर्व मेयर हैं जयप्रकाश, वो जुड़ गए हैं और साथ ही पूर्व डीसीपी हैं एलएन राव, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं।
सबसे पहले हम पूर्व मेयर जो है दिल्ली के जयप्रकाश जी, उनका हम रुख करते हैं। जयप्रकाश जी, इस तरीके की तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से आना कितना ज्यादा शर्मनाक है सर, और ये पहला मामला नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस घटना की निंदा करता हूँ और जो लोग भी इस घटना में शामिल है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता से मैं निवेदन करता हूँ कि शांति रखना यही सबसे बड़ा हथियार है जी। पुलिस अपना काम कर रही है। मैं दिल्ली पुलिस को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए सारी स्थिति को नियंत्रण में किया और जो लोग भी इसमें शामिल थे 15 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो पुलिस लगातार काम कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली देश की राजधानी है और जिस प्रकार से पिछले दिनों में रामनवमी से लेकर के हनुमान जयंती तक देश के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया गया है, हिंदू कार्यक्रमों पर, शोभा यात्राओं पर हमले किए गए हैं, ये एक सोची समझी रणनीति है, साजिश है। आने वाले समय में इस साजिश का भी खुलासा होगा। क्यों लोग इस देश को स्थिर करना चाहते हैं, आप देखेंगे तो वर्तमान में जो भारत देश है उसके चारों तरफ अशांति है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो जी। तो जो विदेशी ताकत है वो अपने ताकत के बल पर, पैसे के बल पर लोगों को बरगला करके हिंदुस्तान को स्थिर करना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान कानून से, संविधान से चलने वाला देश है। जो भी लोग दिल्ली के अंदर या देश में कानून को हाथ में लेंगे, अस्थिरता फैलाएंगे, दंगे करेंगे, उनको किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपना काम करेगा और दिल्ली को बदनाम करने की जो साजिश चल रही है, जो लोग इसमें शामिल है, उन सबका पर्दाफाश होगा। बिल्कुल सर, अगर देखा जाए इस तरीके की तस्वीरें आती हैं तो बेहद निंदनीय है। देश की राजधानी से तस्वीरें आ रही हैं और ये पहला मामला नहीं, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया है। और अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में फिलहाल 15 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। क्या जानकारी ये भी मिल पा रही है कि इसके अलावा कई लोग भी इसमें शामिल हैं सर, और दिल्ली सरकार का भी ये बड़ा फेलियर है? देखिए, दिल्ली सरकार तो हाथ पांव धरे बैठी है। जहाँ दिल्ली सरकार का पॉजिटिव रोल होना चाहिए, वहाँ दिल्ली सरकार सिर्फ, अभी आप देखेंगे तो इसमें जब आगे खुलासे होंगे तो कहीं ना कहीं वो भी कटघरे में खड़ी होगी। लेकिन केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस ने बहुत आगे बढ़ के काम किया है। हम दिल्ली दंगों में जाएं और पीछे देखें तो दिल्ली दंगों में किनका हाथ था, किन्होंने दिल्ली के दंगे भड़काए, किन्होंने किसी विशेष समाज के लोगों को प्रवोक किया। कैसे जब देश के अंदर कहीं भी रामनवमी पर, हनुमान जयंती पर इस प्रकार के हमले होते हैं तो कौन लोग हमलावरों के संरक्षण में आते हैं। जबकि अगर कोई भी गलत काम कर रहा है या शोभा यात्रा पर हमला कर रहा है, पत्थरबाजी कर रहा है, ये पत्थर आते कहाँ से, एकदम कहाँ से, और लोग उनको संरक्षण देने लग जाते हैं। तो हमारे को इन चीजों का ध्यान रखना होगा और पुलिस और कानून अपना काम करेगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जितने भी लोग इसमें शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बिल्कुल जयप्रकाश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं एल एन राव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। एल एन राव जी, अगर हम बात करें तो जहां एक और कहा जाता है कि देश हमारा अब आजाद हो चुका है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो हिंदुओं के जो त्योहार है उससे पहले हमें सुरक्षा व्यवस्था क्यों करनी पड़ती है सर? क्या हमेशा यही डर बना रहेगा भारत के अंदर? देखिए कनिका जी, डेफिनेटली हिंदू, वैसे हमारा हिंदुस्तान आजाद हुए काफी साल हो गए। अभी हम उसकी 75वीं जयंती मना रहे हैं और ये देखा जाता है, ये वास्तव में आपने सही कहा, जब हिंदू त्योहार होते हैं तब हमें अलर्टनेस ज्यादा करनी पड़ती है। जबकि हम हिंदुस्तान में हम अपने त्योहार मनाने में हमें इतना डर लगा रहता है कि कहीं कुछ हो ना सर, मैंने कभी ये नहीं सुना कि ईद है तो सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, शब्बे बारात है तो हमें वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। हिंदुओं के त्योहारों पे ये क्यों देखने को मिलता है सर? बड़ा सवाल है। वही बहुत बड़ा सवाल है कि हमें अपने त्योहार मनाने में क्यों इतना डर लगना पड़ता है, क्योंकि इतने इंतजाम करने पड़ते हैं। पुलिस भी हाई अलर्ट पे होती है जब हिंदुओं के त्योहार होते हैं। उसका एक ही मकसद है, एक ही इसकी वजह है कि हमारे हिंदुओं के त्योहार को जब हम लोग मनाते हैं तो दूसरे समुदाय के लोग इसमें कितनी ईर्ष्या करते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा रामनवमी पे कहीं क्या क्या हुआ, कल यहाँ दिल्ली में हुआ। उससे पहले जैसे अभी जयप्रकाश जी बता रहे थे कि फरवरी 2020 में जो दंगे हुए थे इस डिस्ट्रिक्ट में, उसमें भी कहीं न कहीं इन्हीं के लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। और जो अभी आज की सरकार है, जो आम आदमी पार्टी सरकार है, उनके लोगों पे भी इससे लांछन लगे थे। और ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि जहाँ भी
कभी जहांगीरपुरी के दंगों में भी कभी इन्वेस्टिगेशन के बाद इनका कोई सामने आ जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इनके मैक्सिमम एमएलए हैं दिल्ली में, तो वो उनका प्रतिनिधि है, करते हैं उस इलाके का पर्टिकुलर, और जहांगीरपुरी में भी उन्हीं के एमएलए हैं, तो वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनको देखना चाहिए कि ये सब चीजें खासतौर से हिंदू त्योहार के अंदर उन लोगों को कंट्रोल में रखने का भी उनका काम है, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो वहाँ के उस एरिया में उनका होल्ड है, लोग उनकी बात मानते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये बता के रखना चाहिए था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके हुआ इसके विपरीत है, कभी भी ऐसा ये, और ये मुझे लगता है कि छोटी सादी समझी ये लाने की बात है, एकदम इतने पत्थर इकट्ठे होना और इतने लोग एकदम इकट्ठे होना, और इस प्रकार सर ये तो देखिए क्लियर हो ही रहा है कि प्री प्लानिंग कहीं ना कहीं चल रही थी, क्योंकि रामनवमी के समय पे भी हमने देखा सर कई राज्यों से एक जैसी तस्वीरें सामने आई हैं, और अब हनुमान जयंती पर भी हमने ये देख लिया। लेकिन सर अगर बात की जाए तो क्या दिल्ली सरकार की कोई जवाबदेही नहीं बनती है? दिल्ली सरकार सीधे केंद्र पर ठीकरा फोड़ देती है और अपना पल्ला झाड़ लेती है। यही तो एक विडंबना है, दिल्ली सरकार की अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ पा रहे हैं। जैसा मैं बता रहा हूँ, इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी जिम्मेवारी है, यहाँ 20 कमेटियां बनी हुई है, वो उनके अंदर है, शांति बनाए रखने के लिए कमेटी बना रखी है, दिल्ली सरकार के अंदर है। तो वो क्या कर रही थी उस टाइम पे? उन्होंने क्यों नहीं शांति बनाए रखने के लिए सहयोग किया? सिर्फ ये कह देना कि दिल्ली पुलिस हमारे अंदर नहीं है, दिल्ली हमारे अंदर कानून व्यवस्था नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा। इस सरकार को भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो वहाँ के प्रतिनिधि मैक्सिमम पूरी दिल्ली में जो प्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, वो आम आदमी पार्टी के हैं, तो उनको देखना चाहिए कि अपने इलाके की शांति बनाए रखने के लिए वो क्या कर रहे हैं। सिर्फ ये कहते नहीं, आम आदमी पार्टी तो सर सिर्फ पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। जयप्रकाश जी से सवाल ले लेते हैं। जयप्रकाश जी, अगर हम बात करें तो आखिरकार कब तक हिंदू के त्योहारों में अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी? हम कब आजादी से अपने त्योहार बना सकते हैं सर? देखिए, इस देश के अंदर जब राजनीतिक पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ देगी और वोट बैंक की राजनीति को छोड़ देगी, सिर्फ देश हित, समाज हित और अपने राज्य और प्रदेश का हित सोचेंगे, तो ये सब चीजें ठीक होती जाएंगी। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में मैक्सिमम पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, एक वोट बैंक को संयोज कर रखने के लिए, उनको संभाल कर रखने के लिए काम करती हैं। जबकि अगर देश के अंदर सबको साथ रहना है, मिल के चलना है, तो 30 त्योहार तो हर साल आते हैं, सबके 30 त्योहार एक साथ होंगे, सबको मनाने पड़ेंगे, और सबके 30 त्योहार मनाने की परंपराएं कोई नई तो शुरू नहीं हुई है। अगर रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो शोभा यात्रा निकलेगी, और हनुमान जयंती आएगी तो हनुमान चालीसा भी होगी, सुंदरकांड का पाठ भी होगा। और अगर उनके त्योहार आएंगे, और पवित्र रमजान का महीने चल रहा है, तो जहाँ उनको सहयोग चाहिए हम सहयोग करते हैं, लेकिन एक तरफा नहीं चलेगा। अगर देश में सबको मिलकर रहना है और सबको अपने बच्चों को, भविष्य को सुरक्षित रखना है, सर तो कुछ दिनों में ईद भी आने वाली है। ईद के समय में भी हमें इस तरीके का माहौल ना देखने को मिले सर, जो अभी हम देख रहे हैं। हनुमान जयंती पर हमने देखा, रामनवमी पर हमने देखा है सर। नहीं, मैंने बताया ना, हमारे जो 30 त्योहार है सब कोई ना कोई संदेश देते हैं। तो ईद का त्योहार भी सबको मिलने जुलने का संदेश देता है कि मिलके कैसे रहना है। लेकिन मिलना एक तरफा नहीं होता, मिलना दोनों तरफ से होता है। दोनों के त्योहारों का सम्मान करना पड़ेगा, दोनों की परंपराओं का सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति साजिश करके हिंदुओं के पर्वों पर, हिंदुओं के त्योहारों पर, हिंदुओं के जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी करेगा, कानून हाथ में लेगा, संविधान की धज्जियां उड़ाएगा, तो आने वाले समय में ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी और इसका रिएक्शन होगा, उससे और ज्यादा माहौल खराब होगा। तो मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर काम करें, और विशेषकर दिल्ली सरकार और देश में जितनी भी ऐसी सरकारें जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि आज कल को तुम्हारे घर पे भी आएगी। आप ये ना समझो कि 10 मकान जो 10 मकान चल रहा है, 10 मकान चलेगा तो एक दिन तुम्हारे मकान पे भी आ जाएगी। इसलिए हम सबको मिल करके अपनी जिम्मेदारी का पालन करनी पड़ेगी। मैं खुद मेयर होने के नाते कल मैंने अपने क्षेत्र के अंदर रात को पेट्रोलिंग की, दोनों एसएचओ से बात की, एचपी से बात की, और सभी जितने भी हमारे सेंसिटिव एरिया से वहाँ पर हम जाए, हमने लोगों से बात की। बिल्कुल सर, सरकार में बैठे भी हर एक एमएलए की भी जिम्मेदारी सर बनती है। राव साहब, एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी। अगर हम बात करें तो कल ही एफएम न्यूज ने 12 बजे के करीब एक खबर चलाई थी सर, जिस खबर में ये बताया गया था कि मेट्रो स्टेशन के कुछ स्टेशंस जो हैं वो बंद रहेंगे, जिसमें जहांगीरपुरी का नाम भी सामने आया था। सर, इसका हम क्या कनेक्शन जोड़ें सर आपके हिसाब से? देखिए, कनेक्शन की बात यहाँ है कि दिल्ली पुलिस जब अपना कोई ऐसे इंतजाम करती है तो वो देखती है सेंसिटिव एरिया कौन कौन से हैं, और ये जहांगीरपुरी भी एक सेंसिटिव एरिया की कैटेगरी में आता है।
जो दूसरी कम्युनिटी के ज्यादा बाहुल्य लोग जहाँ रहते हैं और जहाँ पर इंटेलिजेंस इनपुट ये आता है कि यहाँ गड़बड़ी होने के चांसेस हैं, तो वहाँ पर एहतियातन तौर पे ये सब किया जाता है। जैसे उसको नहीं सर, तो मतलब कहीं ना कहीं पहले से जानकारी थी ना, ये घटना तो हमारी शाम को घटी है सर। नहीं, ये एप्रीहेंशन तो हर जगह होता है, नॉट ओनली जहांगीरपुरी, ये एप्रीहेंशन तो और भी कहीं था, सीलमपुर में भी था ये एप्रीहेंशन। वहाँ भी हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन मिक्स है और वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, हिंदू कम है, तो प्रोसेशन तो वहाँ भी निकले। तो जहाँ जहाँ पे प्रोसेशन निकले वहाँ पे सब जगह अलर्ट किया हुआ था दिल्ली पुलिस ने। मतलब सर कारण यही था, लेकिन कारण कुछ और दिया जा रहा था कि कुछ लाइंस, कुछ रूट खराब है जिस वजह से ये स्टेशंस को बंद किया गया। नहीं, ये असली बात यही है कि स्टेशन को बंद करने की वजह यही थी कि यहाँ सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर कुछ टाइम पे जब भी कुछ ऐसी बात होती है तो मेट्रो स्टेशन के स्टेशन को डेफिनेटली बंद कर दिया जाता है। चलिए राव जी, आपको रोकना चाहूंगी, आप प्रवक्ता नरेंद्र सोनी जी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। नरेंद्र जी, अगर हम बात करें तो देश की राजधानी से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आम आदमी पार्टी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? नहीं, देखिए, इसमें कानून व्यवस्था पूरे तरीके से मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के हाथों में है और ये जो भी घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरह की घटनाएं देश की राजधानी में बहुत ही दुखदायी हैं। इस तरह की घटनाएं दिल्ली के अंदर होना अपने आप में ही बहुत बड़ा जो है दुख का विषय है कि इस तरह से देश की राजधानी में हो रहा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि इसकी पूरे तरीके से जांच होनी चाहिए और जो भी लोग दोषी पाए जाएं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून व्यवस्था जिनके हाथ में है वो इसको देखें, जांच करें, हर एंगल से जांच करें और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसको सजा दी जाए। हमारा ये कहना है। तो कुल मिलाकर के सर आपका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? नहीं, पार्टी की जिम्मेदारी हम क्या कह रहे हैं, कानून व्यवस्था किसके पास है? केंद्र के पास है। कानून व्यवस्था जांच करना, सारी जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के पास हैं। तो वो जांच करें, जांच में जो भी दोषी पाया जाए उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इस तरह का उन्माद फैलाना दिल्ली के अंदर अपने आप में बहुत ही खतरनाक है और इस तरह इन मामलों में जो भी दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जयप्रकाश जी क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है, क्योंकि जब भी इस तरह के तीज त्योहार आते हैं तो बाकायदा थानों में मीटिंगें होती हैं और वहाँ पर जो चुने हुए विधायक होते हैं वो थाना कमेटी के चेयरमैन होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली का माहौल ठीक रहे, आज तक दिल्ली के जितने भी 62 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने किस थाना कमेटी में जाकर मीटिंग ली है? किस थाने में जाकर मीटिंग उड़ा करके समुदाय को साथ बैठाया है? और जब भी इस तरह के प्रोसेशन निकलते हैं, शोभा यात्रा निकलती है, तो बाकायदा लोगों को साथ बैठा कर उसकी व्यवस्था बनाई जाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि दंगा हो जाए उसके बाद जांच का जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। ये कुछ नहीं करेंगे, ये दिल्ली को जलता हुआ देखना चाहते हैं, दिल्ली को दंगों में झोंकना चाहते हैं। अब ये ताहिर हुसैन के जो इनके प्रतिनिधि, ताहिर हुसैन जैसे इनके प्रतिनिधि है, तो मुझे लगता है ये दंगे के ऊपर और दंगे के पीछे किन कौन लोग थे, इनकी साजिश थी, इसका आम आदमी पार्टी कभी बोल नहीं सकती। नरेंद्र जी, ताहिर हुसैन का नाम भी इसमें सामने आ गया, कह रहे हैं जिस तरीके के प्रतिनिधि इनके हैं तो दंगे तो भड़केंगे। नहीं, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की आदत है। ये गुंडों की पार्टी इनकी पार्टी है, दंगा कराने वाली इनकी पार्टी है। दिल्ली के अंदर क्या, गुजरात ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, जहाँ भी कभी भी दंगे होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता इनके पीछे होते हैं। लेकिन सारी जांच एजेंसियां इन्हीं के पास है, तो जांच कराएं। हम तो कह रहे हैं कि हमारा कोई भी अगर किसी भी समाज के व्यक्ति का अगर कोई भी इसमें दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं, सीना ठोक के कह रहे हैं। तुम्हारा पार्षद है कि नहीं है? और मैं नाम गिनवाऊंगा कितने लोग तुम्हारे गुंडागर्दी में शामिल है। चलिए जयप्रकाश जी, आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है? आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने भर भर के वोट नहीं दिए क्या? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गुंडागर्दी वाली पार्टी है। आपने क्या क्या किया है ये सारे देश के लोग जानते हैं। ये ज्यादा यहाँ पे आप जो बटोलापन कर रहे हैं इसको अपने पास रखिए और ध्यान रखिए कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था संभालना आपका काम है और आपके पास सारी जांच एजेंसियां हैं। आप जांच करें, जो दोषी पाए जाए उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। हमारा इसमें जहाँ भी साथ और सहयोग चाहिए, आम आदमी पार्टी की सरकार हमेशा सहयोग देने के लिए तैयार है। आपकी पूरी की पूरी पार्टी
गुंडागर्दी के अंदर और देश के अंदर, दिल्ली के अरे अंदर अपना कानून चेहरा व्यवस्था खराब देखिए करने भाई साहब, अपना शामिल चेहरा है। देखिए अरे ताहिर हुसैन तुम्हारा आप लोग क्या क्या करते हैं ये सारा देश जानता है। ताहिर हुसैन तुम्हारा था कि नहीं था? अरे एक दिन ताहिर हुसैन तुम्हारे घर में भी घुसेगा। आप बता रहे हो इसमें ताहिर हुसैन जैसे लोग आपके घर में भी घुसेंगे। सत्ता के लालच में इतने अंधे मत होइए। नरेंद्र जी, ताहिर हुसैन सांसद हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जयप्रकाश जी जो आरोप आप पर लगा रहे हैं, आपकी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया जा रहा है सर। नहीं, मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? ताहिर हुसैन का जिक्र उन्होंने किया है, उन्होंने कहा आप ही की पार्टी ताहिर के हैं। हुसैन का पार्टी से अब क्या संबंध है? जिस दिन उनका नाम आया पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया था। तो ये नहीं, उनका ये कहना है कि दंगे में पहले वो शामिल थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता या कुछ, उनका ये कहना है कि वो उसमें शामिल थे। ऐसे अगर इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। इतिहास में जाएंगे तो गुजरात में भी जाना पड़ेगा आपको, उत्तर प्रदेश में भी जाना पड़ेगा आपको। बहुत सारी चीजें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का काला मुंह, काली अंतरात्मा इनकी नजर आती है। आम आदमी पार्टी कट्टर देशभक्तों की पार्टी है, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी देश का, समाज का विकास चाहती है। दंगे कराने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। का कोई मतलब नहीं है, दिल्ली में शांति रहे उसके इनका कोई मतलब नहीं है। जयप्रकाश जी, दंगे कराने वाली पार्टी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। ताहिर हुसैन हमारी पार्टी का है, उनकी पार्टी का पूछो किसने करे दंगे? जमुना पार में दंगे हुए थे। अगर आम आदमी पार्टी में मुझे पार्षद थे कि नहीं थे? आपके पार्टी के 10 अरे भाई साहब, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में चला रहे हो, कहाँ कितने लोगों को मारा जा रहा है ये पूरा देश जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, गुजरात जानता है, हिमाचल के अंदर आप लोगों ने क्या किया सब लोग जानते हैं। आपको चलिए आप दोनों को रोकना चाहूंगी। पूर्व डीसीपी राव साहब भी बने हुए, राव साहब का भी कमेंट ले लेते हैं, एक आखिरी कमेंट उनका ले लेते हैं। सर आप क्या कहेंगे? दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, इनकी पार्टी में गुंडागर्दी है, इनकी पार्टी में गुंडागर्दी है। क्या दिल्ली सरकार की कुछ जिम्मेदारी नहीं है? चूंकि केंद्र के हाथ में तो कानून व्यवस्था आती है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? आप क्या कहेंगे? ये तरीका जी मेरे लिए है। जी बिल्कुल, राव साहब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। जी देखिए, ये आपस ही ये टाइम एक दूसरे पे लांछन लगाने का टाइम नहीं है। हाँ। ये जो राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति जो भी पार्टी कर रही है, उसपे आम पब्लिक का देखना हमें कितना नुकसान हो रहा है। इन दंगों से किसका फायदा है? किसी का फायदा नहीं है, सब नुकसान है। जाहिर सी बात है, नुकसान है, प्रॉपर्टी जल गई है, लोगों में कितना रोष हो गया, आपसी वेमनेस हो गया है, आपकी देश भावनाएं बढ़ गई है। पुलिस वालों पे लाठीचार्ज, पुलिस वालों को इंजरी हो गई है, कितनी गाड़ियां जल गई है, कितनी प्रॉपर्टी का लॉस हो गया। ये सब चीज देखते हुए मैं समझता हूँ इन पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है, इनको लोगों के भले की बात सोचनी चाहिए, लोगों की भले की बात करनी चाहिए। और ये दंगे कैसे आगे ना और कैसे रुके उसपे सोचना चाहिए। और जो दोषी हैं वो पुलिस का काम है, जो दोषी इसमें है, चाहे कोई भी है, किसी भी धर्म का है, किसी भी समाज का है, चलिए बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई हो और आगे ऐसा ना हो। ये बिल्कुल राव साहब, इस पूरे मामले पर कार्रवाई तो प्रशासन कर ही रहा है और देखना होगा इसमें किस किस के नाम सामने आते हैं और जल्दी इस पर खुलासा होगा। जहाँ दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, लेकिन देखना होगा कि आखिर में जिम्मेदार कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। जहाँ एक और 16 अप्रैल को पूरे देश में हनुमान जयंती मनाई गई। हालांकि इस जयंती पर पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों में हिंसा की कई घटनाएं भी देखने को मिली हैं, लेकिन कहते हैं ना, कमरे के अंधेरे को मिटाने के लिए एक दिए की रोशनी ही काफी होती है। कुछ इसी तरह की तस्वीर भोपाल से सामने आई है, जहां देश की एकता, अखंडता और भाईचारे की गंग जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली है। एक तरफ जहां दिल्ली में हनुमान जयंती के मौके पर हमने तस्वीरें देखी, हिंसा की तस्वीरें सामने आई, तो वहीं दूसरी तरफ भोपाल से अगर हम बात करें तो अंजुम इस्लामिया स्कूल कमेटी के मुस्लिम सदस्यों ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों का जोरदार स्वागत किया और जुलूस कर लोगों को फूलों की माला भी पहनाई। शनिवार को इंदौर और आसपास के जिलों में हनुमान जयंती की काफी ज्यादा धूम देखने को मिली।
तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।